Hello everyone. So today we will be discussing money supply, monetary base and the money multiplier. And before discussing these terms, we are going to look at the asset and the liability of banks and RBI. So moving on and starting our discussion. So we have the banks on one side and RBI on the another side. RBI has some amount as its asset and some part as its liability. So हम scenario start करते हैं. Let's say there is a person and this person has some gold. The person takes the money to the RBI and asks RBI to give him some currency. So the person goes to RBI and deposits all his gold which he have to the RBI, and in place of that gold RBI issues, let's say, currency 500. So that 500 is the liability of RBI and RBI के पास अभी एसेट क्या है, दैट गोल्ड जो उस P1 पर्सन ने दिया है. तो RBI का जो एसेट है वो गोल्ड है, दैट इज वर्थ 500 जो RBI को किसी पर्सन ने डिपॉजिट किया है RBI के अंदर जाके. वो RBI का भी एसेट है एंड लाइबिलिटी वही है जो 500 रुपीज पर्सन को इशू किए गए हैं. द पर्सन हैज नाउ रुपीज 500 टिल दिस टाइम. ये सिनेरियो है. तो अगर हम इस टाइम पे डिस्कस करें कि मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर, इस पर्सन के पास बस ये अमाउंट है एंड दिस इज द ओनली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. कहीं और से मनी ना आ रहा है, ना ही कहीं कोई डिपॉजिट कर रहा है. दिस इज द अमाउंट. तो 500 रुपीज इकोनॉमी में है. आरबीआई के पास जो गोल्ड है, दिस इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन. ये जस्ट एसेट की तरह रखा हुआ है. फिलहाल ये सिनेरियो है. नेक्स्ट सिनेरियो जब आगे चलता है, लेट्स से कि ये जो पर्सन P1 है, इसने कुछ अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट किया. सो लेट अस से कि उस पर्सन ने रुपीज 300 को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया. अब ये जो 300 हैं, ये बैंक्स के लिए एक एसेट का काम करेंगे. ये बैंक के लिए एसेट होंगे और इसके प्लेस में उस पर्सन को एक स्लिप दी जाएगी, दैट इज नोन एज डिपॉजिट स्लिप, कि आपने 300 रुपीज अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं. इस एक स्लिप मिल जाएगी पर्सन P1 को. तो अभी पर्सन P1 के पास कितना अमाउंट है, रुपीज 200, एंड पर्सन P1 का कुछ अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट भी हो गया है. पब्लिक के पास कितना अमाउंट है अभी, 200 ओनली. अभी ये सिनेरियो है एंड गोल्ड तो कंटिन्यू रहेगा, ये 500 का जो गोल्ड है एंड ये लाइबिलिटी 500. अभी का सिनेरियो ये है टिल द टाइम बैंक ने ये 300 रुपीज लैंड नहीं किया. तो अभी मनी सप्लाई 200 ही है जब तक ये मनी लैंड नहीं किया जाता है. लेटेस्ट से अभी नेक्स्ट क्या होता है, कोई और पर्सन आता है P3. P1 के पास तो रुपीज 200 है ही. P3 कोई पर्सन आता है P2 एंड P2 यहाँ से लैंडिंग पे 200 रुपीज ले लेता है. तो अगर 200 रुपीज इधर चले जाते हैं तो बैंक के पास रुपीज 100 ही है एज एन एसेट. एंड एक तो डिपॉजिट स्लिप ऑलरेडी बैंक ने इशू की हुई है रुपीज 300 की, और अभी एक लैंडिंग स्लिप भी इशू कर दी. तो अभी के लिए ये सिनेरियो हो गया. ये वाला अमाउंट अभी मनी सप्लाई का पार्ट है. और आगे गोल्ड सेम रहेगा, रुपीज 500 भी सेम. ये भी इकोनॉमी का सिनेरियो है. हम इस सिनेरियो में आगे भी देख सकते हैं कि लेट्स से ये होता है कि P1 पर्सन के पास 200 हैं, P2 के पास 200 हैं. यहाँ पर बैंक के पास 100 रुपीज है जिसको बैंक लैंड नहीं कर रहा है. तो बैंक भी उस अमाउंट को RBI को जाके डिपॉजिट करा सकता है. गोल्ड वर्थ 500 था एंड बैंक भी सोच सकता है कि इसको RBI के पास जाके डिपॉजिट कर दे. तो कैश जो था उसके पास रुपीज 100 का, वो बैंक ने इधर जाके डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि बैंक को लगता है कि RBI को अगर वो डिपॉजिट करेगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा.
तो ऑब्वियसली अगर P1 ने डिपॉजिट किया है कुछ अमाउंट बैंक के अंदर, क्योंकि उस अमाउंट को P1 यूज नहीं कर पा रहा था, सिमिलर वे में बैंक के पास कुछ अमाउंट है दैट वाज ₹100 जिसको बैंक नहीं यूज कर पा रहे थे, तो वो उसको आरबीआई के पास एज एन एसेट दे देंगे। तो अभी आरबीआई की लाइबिलिटी क्या क्या है, आरबीआई को क्या क्या रुपीज रिटर्न करने पड़ सकते हैं। आरबीआई की लाइबिलिटी वो थी जो ₹500 जब गोल्ड उसको मिला था, वो वाली लाइबिलिटी आरबीआई को देनी है। और ये जो भी ₹100 आए हैं, यहाँ पर तो एसेट की तरह आए, लेकिन ये भी आरबीआई की लाइबिलिटी है कि आरबीआई को वो ₹100 भी रिटर्न करने हैं। बैंक्स की क्या लाइबिलिटी है, जो P1 पर्सन है उसने यहाँ पर टोटल 300 का डिपॉजिट दिया था, वो बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे जब भी P1 विल आस्क फॉर द मनी, एंड दैट इज इट्स लाइबिलिटी। अब हम आगे भी सिनेरियो देख सकते हैं। तो आगे सिनेरियो में ये है कि माना गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाया एंड P1 के पास अभी 200 थे जिसमें से ₹50 टैक्स दे दिया, एंड P2 ने भी ₹50 टैक्स दे दिया। तो वो टैक्स कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? गवर्नमेंट टैक्स को किसको दे देगी? आरबीआई को। तो भी वो भी आरबीआई की लाइबिलिटी हो जाएगी। आरबीआई को टैक्स दे दिया जाएगा, मतलब टैक्स की फॉर्म में कि आपके पास टोटल ₹100 आ गए हैं। अब वो भी आरबीआई की लाइबिलिटी हो जाएगी। आरबीआई के पास तो एसेट की फॉर्म में वो पहुंच जाएगा मनी, लेकिन फाइनली आरबीआई इज लाइबल टू गिव दैट मनी बैक टू द गवर्नमेंट और टू द इकोनॉमी। तो अभी मनी सप्लाई 300 है, टैक्स रिटर्न हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। या फिर ये जो ₹100 आरबीआई को बैंक ने दिए हैं, ये मनी अगर बैंक ने वापस लिया, लेट्स से ₹100, और इस मनी की फिर से लैंडिंग हो जाएगी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक्स क्या हेल्प करते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। जो मनी यूज नहीं हो पा रहा था उस मनी की को भी फर्दर यूज में लाया जा पाएगा। तो इसकी हेल्प से बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाए। जैसे करेंसी जो आरबीआई ने इशू की थी, इसकी हेल्प से जो गोल्ड पहले यूज नहीं हो पा रहा था, फिर वो गोल्ड भी यूज में आने लगा। दैट इज हाउ बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सो जो हम केस देख रहे थे, उस केस में हमने देखा कि मनी सप्लाई किस तरह से वर्क करती है, और हम उस एग्जांपल को फिर से भी देख सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो पर्सन P1 था, उस P1 के पास कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड था। आरबीआई को उसने वो गोल्ड दिया, आरबीआई ने उसको लेट से ₹500 दे दिए। उस टाइम पे हमारी मनी सप्लाई कितनी हो गई इकोनॉमी में? 500। अगर इस मनी को बार बार लेंड किया जाता रहा, जैसे पर्सन P1 ने ₹200 P1 के पास थे, बाकी ₹300 को बैंक्स में डिपॉजिट किया गया। अब बैंक ने इस मनी को फिर से लेंड कर दिया ताकि मनी सप्लाई ब्रेक ना हो, मनी सप्लाई इंक्रीज होती रहे। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स। सो एंड लेटर ऑन जो ₹100 नहीं लैंड हो पाए थे, वो आरबीआई के पास किए गए, so that in case any other bank, this is some bank A, and let's say there is another bank B, अगर बैंक बी को कुछ अमाउंट चाहिए तो वो आरबीआई से ₹100 ले सकता है। सो दिस करेंसी जो सिर्फ P1 अपने पास रख के लिमिटेड रह सकता था, एंड अगर वो सिर्फ P1 तक लिमिटेड रहती तो गुड्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते थे, और उस अमाउंट को यूज करके और इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता था, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। बट उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट किया गया एंड फर्दर आरबीआई को के पास भी डिपॉजिट किया गया। इसकी हेल्प से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई इकोनॉमी के अंदर। टर्म वी हैव इज करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन का मीनिंग होता है कि जो भी करेंसी अभी एक्टिवली सर्कुलेट हो रही है, जिसको रिसेंट में यूज भी किया जा रहा है। सो वो करेंसी मेनली वो होती है जो करेंसी बैंक्स के पास होती है, बैंक्स के पास एक्टिव है, लिक्विडिटी हाई है बैंक के पास अगर कुछ है, बिकॉज डायरेक्टली डिपॉजिट कुछ लोग आते हैं, लेट्स से पर्सन P1 ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो किसी P2 पर्सन को डायरेक्टली बोरो करने के लिए भी मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट से डायरेक्टली बोरो हो जाता है, और इसकी लिक्विडिटी अच्छी है। या फिर हम बोल सकते हैं जो करेंसी पब्लिक के पास है,
करेंसी विद पीपल, वो तो डायरेक्टली लिक्विड है, आपको उससे जो भी खरीदना है आप उससे डायरेक्टली खरीद सकते हैं, तो इसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है जो पीपल के पास है या फिर जो करेंसी बैंक्स के पास होती है। अब करेंसी हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स में हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं मनी सप्लाई में हम किस किस तरह से अपनी करेंसी को रख सकते हैं। लेट्स से देयर इज वन केस की करेंसी हमारे पास डायरेक्टली पीपल के पास ही हो, द कॉइन्स और द करेंसी विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, वो सबसे अच्छी लिक्विड करेंसी है, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है बिकॉज डायरेक्टली आप उससे गुड्स बाय कर सकते हैं, सो दैट इज कैश। बट नेक्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट, जो भी डिमांड डिपॉजिट बैंक्स के अंदर होते हैं वो लिक्विड होते हैं, उनकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, एंड दैट इज नोन एज नैरो मनी। Next is M2. These are the terms which are used in economy. You can use these very frequently. M2. That is equals to M1. It means the cash with public and the demand deposits. That is M1. And addition to this, we have saving deposits of the post office also. Only the saving deposits. And next we have is M3. M3 is also known as broad money. This M3 is the addition of M1, and M1 is cash, cash with the public and also the deposits with the bank, demand deposits with the bank। और उसके एडिशन में टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। टाइम डिपॉजिट्स की लिक्विडिटी इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पर एक बाउंड्री होती है दैट अगर आपका टाइम डिपॉजिट इज ऑफ 1 ईयर तो आप 1 ईयर से पहले विदड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसकी लिक्विडिटी कम है, देयर इज सम लिमिटेशन कि आप उससे पहले विदड्रॉ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज M4, और M4 के अंदर हमारे पास डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड हो जाते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं। पोस्ट ऑफिस की लिक्विडिटी बैंक्स की कंपैरिजन में कम होती है। तो अगर हम लिक्विडिटी ऑर्डर देखेंगे, देन M1 जो कि हम बोल रहे हैं कि वो कैश होता है उसके अंदर और डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। देन अगर हम उसके अंदर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स ऐड कर देते हैं तो उसकी लिक्विडिटी कम है M1 के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज M3 जिसके अंदर कुछ टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं बैंक्स के, उनकी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम है। और अगर पोस्ट ऑफिस के भी टाइम डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो फर्दर उसकी लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है। दिस इज हाउ द लिक्विडिटी ऑर्डर एग्जिस्ट इन दिस केस। नेक्स्ट इज मनी मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? लेट्स से देयर इज अ पर्सन P जिसके पास 10 रुपीज हैं एंड 10 रुपीज वो पर्सन अभी यूज नहीं कर रहा है, तो व्हाट ही विल डू, वो उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर देगा। लेट्स से कि 5 वो अपने पास रखता है एंड 5 को उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, फिर ये 5 रुपीज कोई और लैंड कर लेगा एंड अगर उस वो भी यूज नहीं कर पा रहा है देन ही विल डिपॉजिट ₹3 अगेन, यहाँ पर 2 इकोनॉमी में है, फिर फर्दर ₹3 अगेन, 3 में से लेट्स से 2 विदड्रॉ हुए, 2 विद द बैंक, 1 विद द बैंक, देन अगेन ₹1 विदड्रॉ हुए, फिर लेट्स से इस पर्सन ने और रुपीज बैंक में ऐड किए एंड समवन एल्स विदड्रॉ, तो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द मनी, दिस मनी हैज इंक्रीज मोर देन 10। once you will invest in bank then someone else will withdraw this, so the money has multiplied because जो पर्सन P है इसके पास एक डिपॉजिट का पेपर आ गया है कि आपने 5 रुपीज डिपॉजिट किया है इन द बैंक, तो दिस पर्सन विल ऑलवेज से कि मेरे पास 10 ही रुपीज हैं, ही वॉन्ट से कि मेरे पास 5 रुपीज है, मैंने 5 तो बैंक में डिपॉजिट किया, ही हैज अ राइट ऑन दैट ऑल्सो जो उसने बैंक में डिपॉजिट किया, तो पर्सन P के पास तो हमेशा ही ₹10 रहेंगे एंड पर्सन लेट से P2 है, इसने 5 रुपीज विदड्रॉ किए थे, इसके पास भी ये 5 हमेशा रहेंगे, इधर कैश के फॉर्म में रहे या फिर उसके पास एक स्लिप होगी कि मैंने 5 रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो ये रिसिप्ट होगी, तो मनी कितने काफी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इसके पास होगा देन 5 P2 के पास देन 3 P3 के पास, ऐड होते होते मनी ही इज मल्टीप्लाइड। सो लेट्स से कि हमारे पास मॉनिटरी बेस सिर्फ 10 ही रुपीज था बट मनी मल्टीप्लाई हो गया 5 टाइम्स, दैट इज से कि 5 टाइम्स हो गया, तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा 10 क्रॉस 5, इट मीन्स 50, तो मनी सप्लाई काफी इंक्रीज हो जाती है अगर मनी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है। So more the money will multiply, more the banking habit will increase, उतना ही money multiply होना start हो जाएगा।
बिकॉज कोई पर्सन अगर बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो उसका तो जितना अमाउंट था उसके पास उतना ही रहता है। अगर उसके पास 500 था तो वो 500 ही रहेगा। बट सम अदर पर्सन उसके पास भी कुछ अमाउंट आ जाएगा, बिकॉज P2 के पास इनिशियली कोई अमाउंट नहीं था, बट उसने बैंक से 5 रुपीज विदड्रॉ कर लिया। So it helps to increase the money supply in the economy. I hope you understand the topic well. Thank you for watching.